शहर के शमशान घाट के मुर्दे गायब हो रहे थे। अब क्या वो भूत बन रहे थे या कोई उन्हें चुरा रहा था? सच्चाई जानने के लिए डिटेक्टिव जे को अब आना पड़ता है। शमशान घाट पहुंचकर वो देखता है बाकी सभी जगहों पर घास लगी हुई है और जहाँ से मुर्दे गायब हो गए हैं वहाँ सिर्फ मिट्टी ही है। मतलब यहाँ जरूर खोदा गया है। वो वहाँ रहने वाले एक बूढ़े आदमी से पूछता है, आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ गड़े मुर्दों को कौन उखाड़ता है और उनका क्या करता है? बच्चा, मुझे नहीं पता। रात होते ही मुझे कुछ दिखाई नहीं देता और कम सुनाई देता है, और जो कुछ भी हो रहा है रात में होता है, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता बेटा। डिटेक्टिव जे दूसरे शमशान घाट के लिए निकल जाता है जो शहर के बड़े हॉस्पिटल के पास था और शमशान घाट को देखता है और एक चीज ऑब्जर्व करता है। उसने देखा कि सारे मुर्दे जो गायब हुए हैं वो सब 2022 के हैं। मतलब बस उसी साल के मुर्दे गायब हुए थे। इसके बाद डिटेक्टिव जे हॉस्पिटल में गया और गार्ड से पूछा, यहाँ शमशान घाट से जो मुर्दे गायब हो रहे हैं उसके बारे में तुम्हें कुछ पता है? सर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। जब हॉस्पिटल में कोई मर जाता है तो चिंकू नाम का आदमी उन्हें शमशान घाट लेकर जाता है। उसे कुछ पता हो सकता है, आप उससे बात करो। वो मुझे कहाँ मिलेगा? यही तीसरे फ्लोर पर, वो सफाई कर रहा होगा सर। डिटेक्टिव जे तीसरे फ्लोर पर पहुंच जाता है। चिंकू से इस बारे में पूछता है। चिंकू कहता है, सर मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता सर। हाँ, लेकिन मैंने सुना है कि पास में एक शमशान घाट है, वहाँ एक बूढ़े बाबा रहते हैं और वो पैसों के लिए लाशों को बेच देते हैं। आपको वहीं जाकर पता करना होगा साहब। डिटेक्टिव जे पहले वाले शमशान घाट पहुंच जाता है और बूढ़े से सवाल करता है तो बूढ़ा कहता है, सर, रात को 1 बजे कुछ लोग आते हैं और मुर्दों को उखाड़ कर ले जाते हैं। मैं अगर कुछ बोलता हूँ तो वो मुझे मारने की धमकी देते हैं और मैंने ही आपसे पहले झूठ बोला था सर। डिटेक्टिव जे एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और करीब 1 बजे वहाँ एक गाड़ी आती है और कुछ लोग निकलकर मुर्दे उखाड़ने लगते हैं और उन्हें अपने साथ कार में रखकर ले जाते हैं। डिटेक्टिव जे उनका पीछा करता है तो वो देखता है कि वो कार एक शहर में एक गोडाउन में जाती है। वो उन्हीं के साथ गोडाउन में घुस जाता है। तभी वो देखता है कि वो सभी उन कंकालों को बाहर निकालते हैं और निकालकर वहाँ से चले जाते हैं। सभी अलग अलग रास्ते जाते हैं। तभी डिटेक्टिव जे उनमें से एक आदमी का पीछा करने लगता है और उसे पकड़कर उससे पूछता है, बताओ तुम कंकालों का क्या करते हो? देखो, झूठ बोलने की कोशिश मत करना, ठीक है ना? सर, मुझे नहीं पता। हम सिर्फ यहाँ हड्डियों को पैक करते हैं और उसके बाद उनका क्या होता है हमें कुछ नहीं पता सर। ये सिर्फ चंपू बता सकता है। डिटेक्टिव जे तुरंत चंपू के घर पहुंचता है और उसे पकड़ लेता है। चंपू उसे बताता है, इन हड्डियों से एक खास तरह का पाउडर बना लिया जाता है और उस पाउडर का इस्तेमाल खाने की बहुत सारी चीजों में होता है। इसीलिए हम सभी शमशान घाटों से कड़े मुर्दे उखाड़ कर यहाँ लाते थे और उनको पैक करके आगे बेचते हैं। आगे वाली फैक्ट्री में उनका पाउडर बनाया जाता है और वो पाउडर आगे खाने में मिलाया जाता है सर। डिटेक्टिव जे अब उन सभी फैक्ट्री पहुंचता है और उन सभी फैक्ट्रियों को बंद करवा देता है और जो भी लोग वहां काम करते थे उनको भी गिरफ्तार करवा देता है। इस तरह एक बार फिर डिटेक्टिव जे ने केस सॉल्व कर दिया। बंटी एक बहुत ही होशियार मिस्त्री था। इंजीनियर्स भी उससे घर बनाने के पहले सलाह मशवरा करते थे। बंटी बहुत मेहनती था और लोगों की मदद के लिए पैसे भी उधार दे देता था। एक उसकी पत्नी पीलू उससे कहती है, अजी, सुनते हो, आप पूरे गांव के लिए घर बनाते हो लेकिन हमारा खुद का कोई घर नहीं है। बारिश का मौसम आने वाला है, छत की मरम्मत करवानी है। हमारा अपना घर कब होगा? कभी सोचे हो? वो टिल्लू कितनी जल्दी से अपना घर बना लिया जबकि उसको आपके जितना भी काम नहीं आता है। अरे पीलू, क्यों दूसरों की तरक्की देखकर जल रही हो? बारिश के मौसम के लिए मैं तैयारी कर लूँगा और एक दिन हमारा भी अपना घर होगा। तुम इतना मत सोचो। फिर बंटी अपने दोस्त हरिया को, जो कि ईंट सप्लायर था, उसको सारी बात बताता है। हरिया भाई, तुम मुझे मेरे घर की मरम्मत के लिए ईंट कितने में दोगे? अरे क्या बंटी भाई, तुम्हारी मदद से तो आज मेरा इतना बड़ा कारोबार है। तुम बस बताओ कितनी ईंट चाहिए। तुम्हें ईंट
मिल जाएंगे। फिर हरिया बंटी के घर के बाहर एक ट्रॉली ईंट डलवा देता है। उस रात जब बंटी और पीलू सो रहे थे तभी बंटी को कुछ आवाज आती है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो उसे कोई नहीं दिखता। सुबह उठने पर वो ईंटों को गिनता है तो पता है कि कुछ ईंटें कम हो गई थी। अरे लगता है कोई ईंटों को चुरा ले गया है। कौन हो सकता है जी? ऐसे ही अगले सुबह ईंट कम मिलती है तो बंटी परेशान हो जाता है। ये रोज रोज कौन हमारी ईंटों को चुरा रहा है? आज रात मैं पहरेदारी करूंगा। फिर उस रात बंटी जागकर ईंटों की रखवाली करता है। वो एक कोने में छुपकर नजर बना रखता है और थोड़ी ही देर में देखता है कि कुछ बहुत ही छोटी छोटी चिड़िया अपनी अपनी ट्रैक्टर में ईंटों को चुरा कर ले जा रही है। पीलू और बंटी दोनों उनका पीछा करने लगते हैं। फिर जंगल से होते हुए वो छोटी छोटी चिड़िया एक गुफा के अंदर चले गए। दोनों पति पत्नी भी उनके पीछे गए और दूसरी तरफ निकले। अरे यहाँ तो इन छोटी छोटी चिड़ियों का पूरा घर संसार है। हाँ, छोटे छोटे घर और गाड़ियाँ हैं। अरे छोटी छोटी चिड़िया, तुम लोग मेरे घर से ईंट चुरा कर भागी हो। तभी वहाँ छोटी चिड़िया की रानी बबली बोलती है, नहीं, आप हमें गलत मत समझिए बंटी जी। हमें एक नया महल तैयार करना है और मार्केट प्लेस भी बनानी है और ये काम आपसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता। इसलिए हमें आपके घर में चोरी करनी पड़ी और आप हमारे पीछे यहाँ तक आए। ओह, तो ये बात है। मुझे आपके काम आने की खुशी होगी। हाँ हाँ, हमें आप छोटी चिड़ियों की तकलीफ पता है। ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करके देंगे रानी जी। फिर बंटी बहुत खूबसूरती से रानी का महल और मार्केट की जगह तैयार कर देता है। छोटी छोटी बिल्डिंग्स होती है और मिनी पेट्रोल पंप होते हैं, मिनी ट्रैक्टर्स। इसी बीच पीलू और रानी की अच्छी दोस्ती हो जाती है। बंटी जी, आप कमाल के कलाकार हो और आपकी सहायता से पूरा राज्य बहुत सुंदर दिख रहा है। ये लीजिए आपकी मेहनत का इनाम। रानी बंटी को सोने से भरी एक बोरी देती है। ये देखकर पीलू और बबलू की आंखें चमक उठती है। फिर जल्दी ही बबलू अपना एक सुंदर सा बंगलो बनाता है। बबलू अब एक कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू कर देता है और बहुत पैसे कमाता है। फिर पीलू और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। आमपुर नाम के गांव में एक राजेश नाम का आदमी रहता था। राजेश बहुत ही गरीब आदमी था। वो बढ़ई का काम करता, पर अब लकड़ियों के दाम बढ़ गए थे, इसलिए वो लकड़ियों को छोड़कर बांस से फर्नीचर का सामान बनाने लगा था और उसी को बेचता था। पर उसके बांस से बने फर्नीचर को कोई भी नहीं खरीदता था और इसलिए वो उदास रहता था। अब मैं क्या करूं? सोचा था बांस का फर्नीचर बेचूंगा तो अच्छे पैसे मिल जाएंगे, पर यहाँ तो कोई फायदा ही नजर नहीं आ रहा है। तभी उसकी पत्नी आती है और कहती है, सुनो जी, अभी मकान मालिक आया था, वो किराए के पैसे मांग रहा था। मालूम है सुषमा, वैसे मैंने तुम्हें कुछ पैसे दिए थे, वो दे दो जरा। अजी, वो पैसे तो घर के राशन और चिंटू एक खिलौने की जिद करने लगा था, इसलिए मैंने उसे वो खिलौना दिला दिया और इसी में सारे पैसे खत्म हो गए। चलो ठीक है। तभी राजेश देखता है कि उसका बेटा चिंटू ऑटो रिक्शा के खिलौने से खेल रहा था। तभी उसे कुछ आइडिया आया। अरे वाह, इस ऑटो रिक्शा को देखकर तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया आया है। राजेश जंगल से बांस ले आता है और उन बांस से एक बड़ा बांस का ऑटो रिक्शा तैयार कर लेता है। वो बांस का ऑटो रिक्शा एकदम असली ऑटो रिक्शा की तरह था। राजेश उस बांस के ऑटो रिक्शा को चलाकर बाकी के ऑटो रिक्शा के पास लगा देते हैं और जोर जोर से बोलने लगता है, आओ आओ, हमारे बांस के ऑटो रिक्शा में बैठो, हमारे बांस के ऑटो रिक्शा का आनंद उठाइए, आइए आइए। पर कोई भी उसके ऑटो रिक्शा में आकर नहीं बैठा। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, पर कोई भी उसके रिक्शा में आकर नहीं बैठता। बाकी के ऑटो रिक्शा वाले भी उसका मजाक बनाने लगते हैं। अरे राजेश, क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? तुम्हारे इस फटीचर से बांस के रिक्शा में कोई नहीं बैठने वाला, फालतू का समय बर्बाद कर रहे हो। पर फिर भी राजेश ने हिम्मत नहीं हारी और उसने ऑटो रिक्शा बाजार में लगाना जारी रखा। तभी एक दिन एक बूढ़ी औरत वहां आई और उन सभी ऑटो वालों से बोली, बेटा, मुझे अस्पताल तक छोड़ दो, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे उसके पास ले चलो। एक ऑटो वाला कहता है, माँ जी, मेरी ऑटो में बैठ जाओ, 100 रुपए लगेंगे। लेकिन बेटे, मेरे पास तो पैसे नहीं है।
पैसे नहीं है तो मैं नहीं ले जा सकता कहीं भी। मैं भी नहीं, मेरे पास समय नहीं है। राजेश उस बूढ़ी औरत को अपनी रिक्शा में बैठा लेता है और उसको अस्पताल छोड़ देता है। लीजिए माँ जी, आपका अस्पताल आ गया। शुक्रिया बेटे। तभी वो औरत माँ दुर्गा के अवतार में बदल जाती है और कहती है, राजेश बेटा, तुम बहुत ही दयालु हो। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, देखा चाह रही थी कि तुम किसी जरूरतमंद की मदद करते भी हो या नहीं, पर तुमने की और मैं बहुत प्रश्न हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे इस बांस की रिक्शा को जादुई बना रही हूँ। अब से तुम जिस भी जगह के बारे में सोचोगे, यह जादुई बांस का रिक्शा तुम्हें उस जगह 1 ही मिनट में ले जाएगा और तुम्हारा काम भी बहुत अच्छा चलेगा। ऐसा कहकर माता दुर्गा अंतर्ध्यान हो जाती है और राजेश का रिक्शा सच में जादुई हो जाता है। राजेश अपने घर के बारे में सोचता है और वो 1 ही मिनट में अपने घर पहुंच जाता है। ऐसे ही अब उसका काम भी अच्छा चलने लगता है। अब गांव के हर आदमी उसके ही रिक्शा में बैठा करते थे, क्योंकि वो बहुत ही कम समय में कहीं भी पहुंचा दिया करते थे। एक दिन एक औरत उसकी ऑटो रिक्शा में बैठती है। बेटा थोड़ा जल्दी करना। माँ जी, 1 ही मिनट में आप पहुंच जाएगी। राजेश 1 ही मिनट में उस जगह पहुंच जाता है। वो औरत उसे खुश होकर 100 रुपये देती है। बेटा मैं दाई हूँ और तूने मुझे समय पर पहुँचा दिया। उस दाई ने एक बच्चे को दुनिया में लाया। राजेश भी यह देख के बहुत खुश था। अब ऐसे ही वो अपनी जादुई बांस की ऑटो रिक्शा गरीबों की मदद में लगता था।